Thank you, sir. बहुत साल पहले, करीब करीब 40 साल पहले, नसीर सर का एक नाटक आया था, वेटिंग फॉर गोदो इन नागपुर। वो मैंने देखा था, बेंजामिन गिलामी इनका डायरेक्शन था। हम लोग उस समय नाट्यशास्त्र में मास्टर्स डिग्री कर रहे थे, MFA। नागपुर यूनिवर्सिटी में MFA का कोर्स चलता है, जहाँ डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, पेंटिंग, स्कल्पचर इनमें पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। उस समय हम स्टूडेंट थे। बस वो वेटिंग फॉर गोदो देखा और नसीर सर की एक्टिंग देखने के बाद में, मतलब अब उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद में एक इंस्पिरेशन मिला, थिएटर में काम करने का इंस्पिरेशन मिला। ललित कलाएं क्या होती है जानने की कोशिश की। फिर ऐसा ध्यान में आया कि ललित कलाओं का संबंध है, एक आर्ट फॉर्म का दूसरे आर्ट फॉर्म से संबंध होता है और एक आर्ट फॉर्म से दूसरी आर्ट फॉर्म निकलती भी है। इसलिए कहा गया कि डांस इज एन इको ऑफ म्यूजिक एंड म्यूजिक इज पोइट्री ऑफ साउंड।
एंड ड्रामा इज एक्शन, मेन इन एक्शन। तो ये जब पढ़ने को मिला और समझने को मिला तो समझा कि इसमें एक ब्यूटी है, इसमें एक एस्थेटिक्स है। और इसका एस्थेटिक्स क्या हो सकता है, और फिर एस्थेटिक्स इस शब्द का क्या अर्थ है जानने की कोशिश की तो बड़ा आश्चर्य हुआ। एस्थेटिक्स का मतलब हम लोग समझते हैं सौंदर्य शास्त्र, लेकिन सौंदर्य शास्त्र है ही नहीं उसका मतलब। इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड एस्थेसिस विच मीन्स सेंसिटिविटी। इसका मतलब है संवेदनाओं का शास्त्र है। और संवेदनाओं कब जागरूक होती है तो इमोशंस के बाद में। इमोशंस के कारण संवेदनाएं जागरूक होती है। इमोशंस कहाँ से आती है, तो कोई एक्टर जब स्टेज पे काम करता है तो इमोशंस, उसको जो इमोशंस होते हैं वो इमोशंस बाद में जनरलाइज फॉर्म धारण कर लेते हैं, वो पब्लिक के इमोशंस बन जाते हैं। इतनी ताकत एक एक्टर में होती है। ये सब सीखने को मिला। इसलिए जब ये ध्यान में आया कि संवेदनाओं का शास्त्र है तो ये संवेदनाओं का शास्त्र कैसा है, क्या है, क्यों है, क्या होता है इसमें, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स कैसी होती है, और फिर पेंटिंग क्या है। चूंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स को, डांस ड्रामा म्यूजिक को हम परफॉर्मिंग आर्ट्स कहते हैं। जब परफॉर्मेंस प्रत्यक्ष होते रहता है, जब क्रिएशन जब होते रहता है, उसी समय परसेप्शन भी होता है एट इट सेम टाइम। इसलिए इसे जीवंत कला कहा गया। थिएटर कभी मर नहीं सकता, इसलिए हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस होते रहता है। जब परफॉर्मेंस होता है, क्रिएशन होता है, उसी समय ऑडियंस उसको देखता है, ऑब्जर्व करता है और अप्रिशिएट करता है। तो ये जो खेल होता है थिएटर में, एक जो गेम होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होता है। इसलिए कोई भी एक्टर जब रंगमंच पर काम करता है तो फिर वो उसे सिर्फ रंगमंच ही दिखाई देता है, उसकी स्पेस ही दिखाई देती है, और स्पेस में फिर जो भी अर्थपूर्ण गतिविधि करता है वो हमको देखने को मिलती है। और फिर जब ऐसे ऐसे कुछ राइटर्स पढ़े, सर जॉन-पॉल सार्त्र जैसा राइटर जब पढ़ा, उसके एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी जब पढ़ी, तब ऐसा लगा कि नहीं, ये नाटक हमने खेलने चाहिए, तो उन्होंने एग्जिट किया। फिर वेटिंग फॉर गॉड तो आपने किया, हमने भी डायरेक्ट किया उसको, टेनिसी विलियम्स के कुछ नाटक किए। तो ये नाटक करते करते सिर्फ ध्यान में आया कि ये जो ललित कला है इनका एक संबंध है। फिर पेंटिंग की ओर जब ध्यान गया तो ऐसा लगा कि जहाँ पर शब्द होते हैं नाटक में, यहाँ पेंटिंग में तो शब्द ही नहीं है। ये तो शब्दों की भाषा है ही नहीं। फिर इसकी तो एक अपनी भाषा है। ये भाषा कौन सी है, तो ध्यान में आया कि रंगों की भाषा है ये। यहाँ तो फॉर्म्स निर्माण होते हैं। यहाँ पर जो कैनवास पर फॉर्म निर्माण होते हैं वो बड़े सिग्निफिकेंट फॉर्म होते हैं। उसकी एक अर्थपूर्ण रचना की जाती है। एक पेंटर एक अर्थपूर्ण रचना करता है 2 डायमेंशन में। एक पोर्ट्रेट होता है वो, जो कॉग्निशन ऑफ द वर्ल्ड। एक पेंटर को जो अनुभूति आई है दुनिया की, उसको जो लगा वो उसने कैनवास पर लाया। इसलिए कैनवास उसका रंगमंच होता है। कैनवास के ऊपर खेलता है। एक एक्टर जैसा रंगमंच के ऊपर खेलता है, एक पेंटर कैनवास के ऊपर खेलता है। कैनवास में क्या होता है, पहले कुछ नहीं होता, प्लेन होता है। वो तो एक स्पेस सिर्फ होती है, छोटी सी स्पेस में एक हिमालय का चित्र वो खड़ा करता है। इसलिए बड़ा अच्छा कहा गया है, हिमालय इन इटसेल्फ इज नॉट आर्ट, पर हिमालय का चित्र आर्ट है। सो आर्ट इज नॉट नेचर्स एक्टिविटी, इट्स ह्यूमन्स एक्टिविटी। तब जब ह्यूमन एक्टिविटी है तो ह्यूमन उसमें इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो भी रॉ मटेरियल का हम उपयोग करते हैं, पेंटिंग में जो रॉ मटेरियल का हम उपयोग करते हैं वो तो पेंट्स होते हैं। एक मिट्टी होती है जो स्कल्पचर करने वाला मिट्टी का उपयोग करता है, रॉ मटेरियल होता है, वो तो निर्जीव है। लेकिन यहाँ पर जो रॉ मटेरियल एक एक्टर उपयोग में लाता है, और जो उसका जो अपैरेटस होता है उसकी खुद की बॉडी, वो तो सजीव प्राणी है। और सजीव प्राणी होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि एक्टर जो भी होगा अपने आप में, एक्टर का कैरेक्टर हमको नहीं होना है। हमको जो राइटर ने लिखा हुआ कैरेक्टर वो रंगमंच पर लाना है, बड़ी कठिन बात है। और फिर ये जो अप्रिसिएशन होता है किसका होता है, रियल का होता है, अनरियल का होता है। बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी शानदार बात है, समझने लायक बात है। Any character is real only in the imaginary world of the writer. So Hamlet is real only in the imaginary world of Shakespeare. ऐसा यदि है तो are not tears coming up from the eyes of the actor real? They are real. Are not all actions committed by actor on the stage real? They are also real. Then what an actor has created? They say actor creates an analog of the character but not the character itself. उसके समान कोई तो भी. It's not the character that becomes real in an actor, it's an actor who becomes unreal in his own character on the stage. बहुत खूबसूरत है, इसलिए बहुत कठिन भी है। एक एक्टर कैसा करता होगा, क्या सोचता होगा,
एक कैरेक्टर उसको करने के पहले कितनी बातें सोचता होगा, उसके पास जो है वो नहीं होना है, जो कैरेक्टर के पास में वो होना है, इसलिए कठिन है। जिस प्रकार से एक एक्टिंग कठिन है, उसी प्रकार से एक जो पेंटर काम करता है कैनवास के ऊपर, ये पेंटिंग भी बहुत कठिन चीज़ है। शब्द नहीं है, फॉर्म का उपयोग करना है, कलर्स का उपयोग करना है। कलर्स का इफेक्ट समझता नहीं है हम लोगों को इतने जल्दी। फिर उसमें तो बहुत सारे इज़म्स भी आए बाद में, इतनी डेवलप हुए इज़म्स, रियलिज्म से लेके एब्स्ट्रैक्शनिज्म से लेके एब्सर्डिज्म से लेके कितने इज़म्स, इवन पेंटिंग में न्यू क्लासिसिज्म कितना डेवलप हुआ। आज जब हम तुका जी के पेंटिंग का जब विचार करते हैं तो हमको इस एंगल से जब विचार करते समय ऐसा लगता है कि यहाँ तो फिगरेटिव पेंटिंग भी है, यहाँ तो लैंडस्केप भी है, यहाँ तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी है। कैसे होता है, किस प्रकार से एक ही आदमी इतने सारे इज़म्स में कैसे खेल सकता है। उसके पास तो सिर्फ ब्रश है, कैनवास है, उसका टूल तो सिर्फ ब्रश है, बाकी तो उसके पास कुछ भी नहीं है, उसका इमेजिनेशन है खुद का। तो दो लेवल पर कार्य करती है आर्ट। एक इसेंशियल कंडीशन होती है आर्ट की और दूसरी सफिशिएंट कंडीशन होती है। इसेंशियल कंडीशन उसका कॉन्सेप्ट होता है। जैसा हम नाटक की बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट लेवल पर नाटककार ने जो नाटक लिखा है वो कॉन्सेप्ट लेवल पर है, तो कॉन्सेप्ट होती है ये इसेंशियल कंडीशन। लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है किसी भी ड्रामेटिक आर्ट की। उसका परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज ये उसकी सफिशिएंट कंडीशन होती है। तो एसेंशियल कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन दोनों सेटिस्फाइज करनी होती है, तब यही बात पेंटिंग में भी होती है। पेंटिंग में हमको देखने को मिलता है उसके एसेंशियल कंडीशन, उसके आइडियाज होती है पेंटर की, उसका विजुअलाइजेशन होता है। उसने दुनिया के बारे में जो भी सोचा है वो सारी के सारे उसके आइडियाज में और कॉन्सेप्ट में आता है। ये कॉन्सेप्ट उसकी एसेंशियल कंडीशन होती है। लेकिन कैनवास पर के ऊपर जब वो पेंटिंग उतारता है तो उसको सफिशिएंट कंडीशन बन जाती है, तब उसका पेंटिंग पूरा होता है। और पेंटिंग पूरा होने के बाद में फिर उसका पेंटिंग नहीं रहता है, जब वो एग्जीबिशन करता है तो पब्लिक उसमें आ जाती है, पब्लिक उसको परसीव करती है, वो पब्लिक की बन जाती है। देखिए जिस आदमी ने क्रिएट किया हुआ है वो उसका नहीं रह जाता बाद में, उसने तो निर्माण कर दिया है। उसने जो भी निर्माण किया वो यूनिक है, एक में द्वितीय है, उसके समान दूसरा फिर से कोई निकलेगा नहीं। जब ऐसी स्थिति है तो ऐसे समय में जब परसीव करता है, परसेप्शन करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं और परसेप्शन है इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर है, तो कई सारे परसेप्शन हमारे सामने आते हैं। तो क्रिएशन भी है, परसेप्शन भी है, एसिमुलेशन भी है, एप्रिसिएशन भी है, रिजेक्शन भी है, कितनी सारी बातें हैं एक ही आर्ट फॉर्म में। ये सारा हमको देखने को मिलता है। और जब हम तुका जी की पेंटिंग देखते हैं तो हमको बहुत सारी बातें टेक्निक से लेकर तो कंटेंट से लेकर तो फॉर्म से लेकर तो टेक्निक से लेकर कलर्स से लेकर कलर कॉम्बिनेशन से लेकर कलर स्कीम से लेकर कितनी सारी बातें हमको देखने को मिलती है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट यानी वो आर्ट होती है जो हमको समझती नहीं, ऐसा नहीं है, वो समझने वाली कला है। अमूर्त रूप में हमारे मन के अंदर में कुछ तो भी रहता है जो बाहर निकालना पड़ता है, वो बाहर निकालने का काम करना पड़ता है अपने को। बड़ा कठिन है लेकिन वो एसेंशियल है, होता है, कलाकार ये करता है। एक शिल्पकार भी आखिर में क्या करता है, शिल्पकार को यदि पत्थर में से गांधी निर्माण करना होगा तो क्या करता है, वो चिन्नी हथौड़ा वो लेता है और जो गांधी नहीं है उसको छाटता है, जो बचता है वो गांधी। इसका मतलब ये होता है कि सारे फॉर्म्स जो है वो सारे फॉर्म्स उस पत्थर में है। कौन सा पार्ट है उसका जो हिंड्रेंस होता है उसको निकालना पड़ता है। ये वेल इन एडवांस एक शिल्पकार सोचता है। तो शिल्पकार की सोच अपनी अलग होती है क्योंकि 3 डायमेंशन में वो काम करता है, यहाँ पे 2 डायमेंशन में काम करता है पेंटर। लेकिन पेंटर 2 डायमेंशन में काम करते हुए भी कैनवास के ऊपर एक फॉर्म निकालता है जो 3 डायमेंशन का होता है। कलर के माध्यम से, लाइट एंड शेड के माध्यम से वो क्या कमाल करके बताता है। तो ऐसी कमाल हमको पेंटिंग में देखने को मिलती है। इसलिए पेंटिंग अपने आप में एक सशक्त कला है, डांस अपने आप में एक सशक्त कला है, ड्रामा अपने आप में एक सशक्त कला है। हर किसी आर्ट फॉर्म का कौन से मेरिट से कौन से डीमेरिट से वो आर्ट फॉर्म हमको क्या देती है और हमको एक हायर लेवल पर लेके जाती है। यानी देखिए 4 शब्द है, मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा। 4 शब्द है। हम आनंद की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमको कोई भी कला फॉर्म जो होता है हमको आनंद की प्राप्ति देता है, लेकिन इसमें 4 शब्द होते हैं, हैप्पीनेस, प्लेजर, एंजॉयमेंट एंड ब्लिस। जब फिजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है तब हैप्पीनेस मिलता है, जब साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है तो प्लेजर मिलता है, जब स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन मिलता है तो एंजॉयमेंट मिलती है। लेकिन ट्रांसेंडेंटल, बियॉन्ड एक्सपीरियंस, बियॉन्ड एनी रीजन, बियॉन्ड एनी लॉजिक जब बात निकलती है तो दैट बिकम्स आनंद और ब्लिस। तो आनंद की प्राप्ति होती है तुका के पेंटिंग देखने के बाद में, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। धन्यवाद। How important is that concept
that Tuka has evolved his own unique style, which is a marriage of the Ajanta tradition and the modernist influence of Paul Klee and William de Kooning and Jackson Pollock and all the great modern masters and the Indian masters like Hussain Raza, Ara, Gaitonde, all of them that he has studied. So how important is that today for the new generation and for the artists today? To create your own style and to blend traditional with modern. Small village and big city. बहुत बड़ा क्वेश्चन छोटा है लेकिन आंसर उसका बहुत बड़ा है। क्योंकि जहाँ इमिटेशन की बात निकली तो हमको ये भी समझना है कि इमिटेशन ये टर्म कब आई थी और कहाँ से आई थी। इसमें दो नाम मैं लेना चाहूँगा। एक प्लेटो का नाम है, ग्रीक फिलोसोफर, और उनके ही चेले एरिस्टोटल। जहाँ इमिटेशन माना जाता था कि कला इमिटेशन है, अनुकरण है, और ये सिर्फ अपने यहाँ नहीं माना जाता था, ये ग्रीक में भी माना जाता था। कई साल तक ये एक सिद्धांत बना रहा कि कलाकार ये इमिटेट करता है, पर इमिटेशन करता है इसलिए वो सबस्टैंडर्ड होता है। प्लेटो ने तो आर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। उसका कहना था कि चूंकि वो इमिटेशन है इसलिए वो सबस्टैंडर्ड है, थ्राइस अवे फ्रॉम रियलिटी है, ऐसा उसका कहना था। जो बात थ्राइस अवे फ्रॉम रियलिटी है वो उसको कैसा माना जा सकता है, इसलिए आर्ट को रिजेक्ट किया। बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो अप्रिशिएटेड आर्ट बाय सेइंग इट्स बिकॉज ऑफ इंस्पिरेशन दैट यू create art, therefore it is beautiful. He agrees to that. बस क्योंकि वो इंस्पिरेशन से होती है इसलिए उसके ऊपर आर्टिस्ट का कंट्रोल नहीं होता, इसलिए आर्टिस्ट उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिस चीज़ को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जिसमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बता नहीं सकता, तो ऐसे समय में वो रैशनल कैसा रहेगा? इफ इट इज़ नॉट रैशनल, इट इज़ इर्रेशनल। हाउ इर्रेशनल माइंड कैन बी इंटेलिजेंट? सो दिस वॉज द क्वेश्चन पुट बाय प्लेटो, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था आर्ट को। एरिस्टोटल ने इसके अगेंस्ट बात कही थी कि सिर्फ इमिटेशन नहीं होता कला में, जो आर्टिस्ट होता है वो सिर्फ इमिटेशन नहीं करता, तो उसके खुद की भी आइडियाज़ होती है, उसका खुद का अपना वर्ल्ड व्यू होता है, उसकी खुद की अपनी पर्सनैलिटी होती है, उसका एक थिंकिंग होता है इस दुनिया के बारे में। तो वो उसका जो थिंकिंग है, उसका जो इमेजिनेशन है, उसका जो टेक्निक है, वो भी उसमें ऐड करता है। ऐड करने के बाद में जो निर्माण होता है वो डिफरेंट आर्ट होता है, उसका अप्रिसिएशन होता है। सो इट्स नॉट ओनली इमिटेशन, इट्स अदर थिंग देन इमिटेशन। तो ये बात जब एरिस्टोटल ने डाली तो फिर लॉजिक निर्माण हुआ। तो लॉजिक नाम का एक बहुत बड़ा चैप्टर एरिस्टोटल ने खोल के रखा, और उन्होंने फिर कैथारसिस ऑफ इमोशन के बारे में बात कही कि इमोशंस का कैथारसिस होता है। जब कोई एक्टर काम करता है तो एक्टर के जो इमोशंस है वो हमारे इमोशंस है ऐसे लगने लगता है। इतने आर्टिस्ट की कमाल होती है, इतने एक्टर की कमाल होती है, वो फिर जनरलाइज फॉर्म्स ऑफ इमोशन बन जाते हैं। वो आर्टिस्ट का सिर्फ कलाकार का इमोशन नहीं रहता, तो वो ऑडियंस का भी इमोशन बन जाता है। इसलिए जनरलाइज फॉर्म ऑफ इमोशन बनाने की ताकत एक एक्टर की रहती है। ये मैं हूँ ऐसा देखने वालों को भी लगने लगता है। तो यहाँ पे दो दृष्टिकोण आ गए, एक तो इमिटेशन की बात आ गई और दूसरा खुद के ऐड करने की बात आ गई है। तो इसलिए ये दोनों बातें समझना बहुत ज़रूरी है। अब यदि हम इस बात को और ध्यान देंगे तो जहाँ इमिटेशन की बात अभी कही है, तो हाँ इमिटेशन रहता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन अलग रहता है, मोड ऑफ इमिटेशन अलग रहता है, और मीडियम ऑफ इमिटेशन अलग रहता है, ऐसा एरिस्टोटल ने कहा था। इसलिए जो भी कला बनती है दैट बिकम्स वेरी डिफरेंट, इट बिकम्स वेरी यूनिक। उसका सेपरेट खुद का अपना एग्जिस्टेंस बन के वो सामने में आती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसका होता है। इसलिए कला में कॉम्पिटिशन नहीं रहती, कला में शिखर होते हैं। छोटा भी आर्ट वर्क होगा तो भी अपने आप में वो शिखर है, अपने आप में एक अपना आइडेंटिफिकेशन लेके वो जन्म लेती है। इसलिए उस दृष्टि से किसी कला को देखना चाहिए। द सेम क्वेश्चन टू नज़ीर भाई, आपको क्या कहना है इस बारे में सर? इंस्पिरेशन के बजाय मैं पर्सपिरेशन में ज़्यादा यकीन रखता हूँ। अगर आप पसीना नहीं बहाओगे तो इंस्पिरेशन कहीं से भी आपको स्ट्राइक नहीं करेगा।
इंस्पिरेशन नेवर स्ट्राइक्स ए अनप्रिपेयर्ड पर्सन. कोई जादू की पुड़िया नहीं है इंस्पिरेशन कि वो कोई भी खा ले और वो ब्रिलियंट हो जाए. और इमिटेशन का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि अपने सफ़र की शुरुआत इमिटेशन से करने में कोई हर्ज नहीं है. मैं जब छोटा था, 12-13 साल का, मैं फैसला किया था कि मैं एक्टर ही बनूंगा. मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, लेकिन वो अलग बात है. लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ जो एक्टर्स मुझे पसंद थे उनकी नकल किया करता था. और आप खुद सोचिए कि अगर कोई बच्चा जो टेनिस प्लेयर बनना चाहता है या क्रिकेटर बनना चाहता है, तो वो शुरुआत में करेगा क्या? सचिन जिस तरह से बैट पकड़ते थे, सचिन जिस अंदाज से चलते थे, जिस तरह से स्ट्रोक मारते थे, उसकी नकल ही करेगा. या राफेल नदाल जिस तरह से अपनी नाक पोंछता है या यूं यूं करता है, वो इन चीज़ों की नकल करेगा टू स्टार्ट विथ. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस नकल करने के स्टेज पर ही अटक के रह जाते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके आगे बढ़ पाते हैं. और तुका की किताब में, आपकी किताब में नाग साहब, आप दोनों की किताब आई वुड से, में इस बात से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला जो तुका ने इंसिडेंट डिस्क्राइब किया है जब वो अजंता में बैठे थे और स्टूडेंट्स सारे जो थे वो इमिटेट कर रहे थे, और उनको ये ख्याल आया कि हम अपने मास्टरपीसेस कैसे क्रिएट करेंगे? क्या ज़िंदगी भर हम नकल ही करते रहेंगे? एग्जैक्टली. तो दैट इज़ माई टेक ऑन इंस्पिरेशन एंड इमिटेशन. बहुत अच्छा, बहुत खूप. तुका विल से, तुम्ही काय, तुम्हाला काय म्हणायचंय? नजीर भाई आता मुझे बोलले. मी काय आहे हे सगळं बघितलेलं आहे. 8च ओळी मी बोलणार आहे, त्यात तुम्हाला सगळं समजून येईल. किमया काय असते ही 8 ओळीमध्येच सांगतोय. माय बापा अजीव कष्टा जोडी, बहीण भाऊ जन्मांतरीची नाळ अनादी, प्रज्ञावंता संसारी कैक नाती गोती, शहाणपण मनोमयी, शहाणपण मनोमयी समृद्ध संस्कृती, विद्याचरणा गुणग्राही, विद्याचरणा गुणग्राही आचार्य वंदनी, उभा वाटेवरी सांजे वाट बाजारी, मनभरी हातो हात मनभरी फुटाने रेवडी, रेखा रंगा आळवी अवकाशी, रेखा रंगा आळवी अवकाशी, वेदना तुकयाची प्रियदर्शी किमयाकारी. मित्र हो, माझं बचपन त्या फुटाणे रेवडीमुळे आलं. सर्वांचे आईबाप आपल्या मुलासाठी कष्ट करत असतात. बहीण भाऊ ही नाती असतात. गुरु आपलं गुणग्रहण करतो. ज्यांना आम्ही गुरु मानतो ते इंदुरकर सर इथं आले, हे मला फार आनंदाची गोष्ट आहे. आणि आपण जेव्हा शहाणपण आपल्यात यावं, आणि हे शहाणपण जर सगळ्यात आलं, शहाणपण मनोमयी समृद्ध संस्कृती, ही शहाणपणानंच समृद्ध संस्कृती घडते. आपला देश समृद्ध होईल. आणि मला माझ्या राष्ट्राविषयी खूप 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 आदर आणि अभिमान वाटतो. The same question to you, Chandana ji. You are from Chandana Dixit. Started out in India, and she was a big name in the 90s, and then she got married and settled down in Seattle, which is Bill Gates' hometown, right? I mean,
in Washington State, right next to the Canadian border. So I think that question is even more loaded for you, you're coming from a small village, big city, and then abroad. So how do you figure that? Yeah. So, you know, in a strange way, I'm feeling as if there's some kind of divine forces that have me here today, because this is actually also the topic of my PhD, which is creativity and what are our obstacles. So I think that how this thing started for me was a quote that I read of my favorite fine art painter, Odd Nerdrum. And he said a line which is, "You weren't born to be entertained, you were born to be recognized." And that really got me thinking that what exactly was Odd trying to say? So Odd was trying to say that every human has that seed or the potential for greatness, for recognition, for just living to their fullest possibility. But unfortunately, I think in today's time, the society, just how life is it's become so consumeristic. More and more in every which way, whether it's social media and all the things which we didn't have. So we're, in simple words, unable to even experience boredom, a very essential quality for creativity. Because when you're bored, you really start, you're pondering on something, you're chewing on something, you're thinking of something. And that quality, today nobody is bored. Because the minute you're bored, you reach for that cell phone and you're instantly distracted, entertained, or traumatized, whatever it might possibly be. So to try and create something is extremely challenging. And so I think unless we really start to rethink the whole equation, because I think the deepest human longing is for us to be at our fullest selves, be able to express. And the saddest thing is every human being has that ability, has that potential. So then why that distance? Why is it that so few are able to do that? And I think that contemplation on those topics and seeing artists who have done that, who have been, you know, who are living to that bright and fullest self, is, I think, inspiring. Great, great. I would now like to invite Nazneen ji to please join us on the stage. And Shruti madam will give her a bouquet and the shawl also. It's a great honor for us. Okay. Yes. It's a real pleasure that our director, Miss Nazneen Manu ma'am, is here, and she, you know, she just came for a meeting, and luckily she is with us. So thanks to her. And ma'am, please have a seat. Since Nazir Bhai will be with us for just a few more minutes, I mean, I hope about 5 or 10 minutes, so we can have one more round with Nazneen ji, because she is the inspiration for this show today. Okay? And so my question to... I will just interrupt, and sorry. Oh, okay. Okay. A floral bouquet. Oh, yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes. So my question to you, Nazneen ji, I don't want to put you on the spot, but this is what we discussed. Nazneen ji has come with a vision to this office, if you will pardon my saying so. And we had a small discussion. She said that she sees art in a holistic way. And she is of the view that there is a similar foundation, a basic origin to all art forms, whether it's music, sculpture, painting, art, literature, theater. And Mr. Indurkar will be happy that you have said the same thing. Nazir Bhai said the same thing. All of us have said the same thing, and it's almost as if we are reading from your guidebook. So I would like to ask you,
obviously we will work on that and bring that into fruition as, in our programs in the future. But what would you like to say about that, madam, about the common origins of all art forms? So namaskar everyone, and very good evening to all of you. Pardon me, I have a really bad throat today. And tomorrow there is a big meeting happening, and the officials from the Ministry of Culture are also here. So I had to catch a flight late night, but I thought today, Nasir Bhai and in fact Nag Sahab and Tuka ji, everyone, he was the advisory committee member also of NGMA Delhi, and we had a meeting, last time we met was in March, when we had a meeting of all the 3 NGMAs. So I think first let me give you my background. Firstly, that I am not an artist, I'm an engineer. And right now I'm heading 2 galleries, National Gallery of Modern Art Bangalore as well as Mumbai, which I recently took over on 7th of March. Now, what I want to tell you is that I'm really happy that NGMA, or the Museum of Modern and Contemporary Art, which is a subordinate office of Ministry of Culture, Government of India. Initially when I took over in November 2018 there at Bangalore, and there was a lot of resistance from the people around to accept, firstly a government official, and secondly somebody who's an engineer. And thirdly, I come from the defense background. I belong to a service called Indian Defense Service of Engineers, and 16 years I have put in serving the Army, the Air Force, the Navy, and DRDO. And I hold an MTech degree from Indian Institute of Science, Bangalore, and my primarily area of responsibility was to plan the infrastructure development projects of all the armed forces and contribute to the operational preparedness of the armed forces. Now, coming from that, we were producing something which is tangible, which is time-bound, and here in the creative field, it's completely, you are into a completely different plane and domain. What amazed me was the amount of divide that I see in the art world. NGMA is per se modern and contemporary art. People are so possessive about that space, especially the contemporary artists. They do not want any other form of art to enter that campus. There's so much of divide. This is folk, this is traditional, this is modern, this is contemporary, and what not. To bring people together, in that sense, I would say that the government has done a very good job, because I'm able to see things neutrally. I'm fair to each and every form of art, whether it is music, whether it is performing arts, whether it is, and you name it. And the first thing that I did in Bangalore was to start collaborating laterally with all the organizations, whether it is the state government organizations, whether it is the central government organizations, or it is the NGOs, and make sure that every form of art is presented in our auditorium. So I collaborate with ICCR. We even do theaters there with the Bangalore Little Theaters. So I made an effort that, this place belongs to everyone. We should stop, though the primary focus remains the modern and contemporary art. To that extent, whatever exhibitions that we do, we try to bring in veteran artists and people who are established in that field. But that doesn't mean that all forms of art are prohibited in that compound. So, what was the question? I lost the question. my question was that what is your vision of using the NGMA to promote this kind of multidisciplinary approach? Especially when I in Bangalore as well in Mumbai, I have told my team here at NGMA, please make sure that this beautiful auditorium is happening, at least something or the other, 3 or 4 programs every week. Every Friday, Saturday, Sunday, do theater, do music, do performing arts, talks, panel discussions, whatever you want to do. But do something. Let this, this vibrant space be utilized. At the end of the day, we are a government-funded organization. We are not here to generate revenue or do business. We are here in the service of the society, to serve the people, to serve the art community, to serve the public at large. I even do programs on fire safety and environment there in Bangalore. We talk of that also. So anything
that concerns us as a society, we must do it. I'm so happy that such learned people are there on stage today, and I'm very small in front of them. It's only because of my appointment that I sit here. Otherwise, in terms of their experience and exposure, they are way, way ahead of me. I have so much to learn from them. And I'm really happy. A big clap to Team NGMA, because I keep guiding them from there. And they have implemented it, and Mr. Nag and I had the first meeting. And let's hope so that we are able to take it forward. Thank you very much. Thank you. I have a really bad throat, so thank you, pardon me. We will carry on with your vision, with your support, and I'm so happy that you are here today to witness these multi-talented people. Nazir Bhai has worked in so many fields, and as I told you in that introduction that I wrote, that one para on each panelist, he's a lover of art, music, and all of that, and he's done great work in all fields. Tuka himself, as you saw in the film today, he's a musician, artist, painter, as well as poet. And Chandana ji is also a singer, a musician, and a painter, and a photographer also, and a writer. I mean, she's doing a PhD. So I'm a writer and a filmmaker myself, and I write poetry too. And your background, you have just said you come from science, engineering. I have a degree in science also, physics, my original degree in physics. So we are all the right kind of people that have come together today, and hopefully with this wonderful young team you have, Virender and Shruti and all the rest of you, all of you with your help, I'm sure we'll carry on with this tradition. Any concluding thoughts for the young generation? I think if you just read the book, you will be inspired enough. Thank you, thank you, thank you. Okay, a big round of applause to Nazir Bhai for sparing his precious time and spending a whole evening with us. And we would like to gift our guest some